बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो पाकिस्तान अफेयर के टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज पर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या होती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन ये होती है वो रिसोर्सेज जो कि इंसान के या बनी हुए इंसान के बग़ैर अमल के वजूद में आ जाए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट विदाउट एक्शंस ऑफ ह्यूमन काइंड। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कुदरती तौर पर किसी मुल्क की दस्तरस में हों। अब उनसे फ़ायदा उठाना ना उठाना ये भी इंसान का काम है, ये उसका मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि वो ज़मीन पर भी हो सकते हैं और ज़मीन से ऊपर भी हो सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट नेचुरली अंडर कंट्रोल या ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ दैट कंट्री। इट कैन बी ऑन द अर्थ और अबव द अर्थ। अब ये इंसान पर है कि वो इससे फ़ायदा उठाता है या नहीं उठाता। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज जो मेजर क्या काम करते हैं, एक तो ये आपकी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करता है और दूसरा ये एक मिलिट्री माइट पैदा करता है, एक ताकतवर फोर्स पैदा करता है। अमेरिका के एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जिनका नाम है डॉक्टर ज़िबिग्नेव ब्रेजेंस्की। वो कहते हैं चाइना के बारे में, उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो सुपर पावर अभी नहीं बन सकता। तो उसकी उन्होंने वजह बताई कि वो क्यों नहीं बन सकता। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि चाइना जो है वो इकॉनमी में तो जाइंट बनता जा रहा है, लेकिन चाइना जो है वो मिलिट्री का जाइंट नहीं है। आपको सुपर पावर होने के लिए 2 डायमेंशनल होना पड़ता है। आप मिलिट्री में भी जो है वो जाइंट हो, इकॉनमी में भी जाइंट हो। अब जो रशिया जो है वो इकॉनमी में तो जाइंट नहीं है लेकिन मिलिट्री में जाइंट है। अमेरिका जो है वो दोनों में जाइंट है, वो इकॉनमी में भी जाइंट है, मिलिट्री में भी जाइंट है। इसी वजह से वो सुपर पावर है। चाइना जो है वो ख़ुद तस्लीम करता है कि उसकी मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इकॉनमी में भी वो अमेरिका के बराबर आ रहा है, अमेरिका के जीडीपी के बराबर आ रहा है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट बड़ी इकॉनमी ये है। अब देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या शामिल होता है। एक उसमें ज़मीन आती है, आपकी फॉरेस्ट जंगलात आते हैं, मिनरल्स मादनियात आते हैं, आपकी एनिमल रिसोर्सेज हैवानी वसाइल आते हैं, वाटर रिसोर्सेज पानी के ज़राए, सूरज की रोशनी सनलाइट, सीज़ समुंदर आते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर आती है, आर्टिफिशियल में आपके डैम, रेल, कैनाल सिस्टम आता है। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो पाकिस्तान में किस तरह जो है वो है। पाकिस्तान का जो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने वाला, जो पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने वाला 138वां मुल्क है 196 में से। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा अल्लाह ने तुम्हें हर नेमत से नवाजा है, अब देखना ये है कि तुम इस पर कैसी इमारत खड़ी करते हो। अब सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज लैंड को डिस्कस करते हैं। जितनी ज़रख़ेज़ ज़मीन होगी वो मुल्क जो है वो उतनी ही एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन पैदा करेगा, और जितना मुल्क एग्रीकल्चर होगा वो मुल्क जो है वो उतना ही इकॉनमी में अपना जो है वो शेयर पैदा करेगा। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर लैंड है। अब हाँ, जो काबिल काश्त जो हमारी हार्वेस्टिंग लैंड है, जो काबिल काश्त है वो 290 लाख एकड़ है, 290। और जो हमारा पहाड़ी एरिया है वो 4,68,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो हमारा सहराई एरिया है, ये डेज़र्ट टाइप एरिया है, वो 3,28,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अब इस ज़मीन की अहमियत क्या है? पहली तो बात यह कि अगर फर्टाइल लैंड होगी तो वो हमारी जो है वो क्रॉप और इस तरह की चीज़ें में वो अच्छी प्रोडक्शन देगी, जिससे हमारी इकॉनमी मजबूत होगी। फर्टाइल लैंड कौन सी होती है? फर्टाइल लैंड वो होती है जिसमें पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम की मिकदार जो है वो सूटेबल हो, उसको फर्टाइल लैंड कहते हैं। दूसरी जो है वो सेम ज़्यादा ज़मीन जो होती है, ये कौन सी ज़मीन होती है? अब सेम ज़्यादा ज़मीन वो होती है जिसमें जो है वो मिनरल्स या नमकियात की जो तादाद होती है वो मेजर में मिकदार में पाई जाए, उसको कहते हैं। अब ये जो है वो पंजाब में और सिंध में ये एरिया है, और ये हमारे पाकिस्तान का 4.7 मिलियन एकड़ कवर करती है, और हर साल इसमें 0.4 मिलियन एकड़ का इजाफा हो रहा है। ये इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो सफ़ेदे के दरख्त लगाए जाते हैं ताकि सेम और थोर को कंट्रोल किया जाए। उसके बाद जो है वो रॉकी लैंड, पथरीली ज़मीन, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और चूने की मिकदार यानी लाइम की मिकदार ज़्यादा होती है। ये मगरबी यानी वेस्ट और ईस्ट माउंटेन एरियाज़ में ये पाई जाती है। अब हमारे इशू क्या है, हमारे ज़मीन के मसाइल में इशू क्या है? एक तो ये है कि हमारा प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन
ये सेम ज़्यादा हो रही है। दूसरा ये है कि हम आर्टिफिशियल खादों का इस्तेमाल करें। आर्टिफिशियल खादों जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आर्टिफिशियल खादें जो है वो हमारी ज़मीन को सॉलिड करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो जब बारिश होती है तो बारिश के होने की वजह से वो ज़मीन जो है वो सख्त हो जाती है, और पानी जब खादों की वजह से वो ज़मीन सख्त हो जाती है, और जिस वक्त बारिश पड़ती है तो वो बारिश उसके ऊपर से बह के चले जाती है और वो सैलाब जो है वो शहरों की तरफ आता, ज़मीन के अंदर वो पानी एब्सॉर्ब नहीं होता। दूसरा जो है कि हाउसिंग सोसाइटी भी हमारे एक बहुत बड़ा इशू है। हाउसिंग सोसाइटी की वजह से जो है वो हमारी एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म होती जा रही है और पानी जो है वो ज़मीन से दूर जा रहा है। उसके बाद फॉरेस्ट है। जिस वक्त पाकिस्तान वजूद में आया तो हमारे पास 2.6% पूरे मुल्क की लैंड का जो है वो फॉरेस्ट्री थी, ठीक है, जो कि अब हमने बढ़ाकर 5% कर लिया। लेकिन माहिरीन जो कहते हैं वो आपके कुल रकबे का 25% होना चाहिए। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होता है फॉरेस्ट से? एक तो हमें ये ऑक्सीजन साफ़ प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग बीमारियों से बचें। दूसरा इससे क्या फ़ायदा होता है, हम इससे मेडिसिन गेन करते हैं। तीसरा हम इससे खादें यानी पत्ते वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं जो कि खादों के तौर पर, फर्टिलाइज़र के तौर पर। हम इससे फ्लड को रोक सकते हैं। दरियाओं के गिर्द जो है वो दरख्त लगाए जाते हैं ताकि उससे को फ्लड को रोका जाए। फिर हम इससे माहौल को, टू मेक एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल, हम माहौल को खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद लाइफ ऑफ एनिमल ऑन इट, इंसानी ज़िंदगी इस पर जो है वो इन्हसार करती है। किसी जानवर ने चरागा करना है या खाने पीने का जो है वो जानवर, इस पर लाइफ ऑफ एनिमल डिपेंडेंट ऑन इट। रॉ मटेरियल हम इससे लेते हैं, जो इसमें हम फर्नीचर और इस तरह की माचिसें वगैरह बनाते हैं। फिर हम इसको बर्निंग के जलाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं दरख्तों को, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम इसको नेचुरल डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा जो है वो जंगलात होंगे, दुश्मन आपके मुल्क में एंटर नहीं हो सकता। रूस इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। जिस वक्त जो है वो रूस पर जर्मनी ने कहते हैं हमला किया, तो या किसी और मुल्क ने हमला किया, तो उसके फॉरेस्ट रिसोर्सेज जंगलात इतने बड़े थे कि वो दुश्मन वहाँ तक जा ही नहीं सका, और जिसकी वजह से उसकी सप्लाई कट गई और वो वहीं मर गए। उसके बाद जो है वो हम इससे जो है वो सेम ज़्यादा ज़मीन को कम कर सकते हैं जंगलात उगा के। फिर हमारा इससे मुल्क की सरमाया आता है, हमें इससे इनकम होती है। फिर लोगों का रोज़गार है, आवाम की ब्रेड एंड बटर रोज़ी रोटी लगी हुई है इस पर। फिर इससे जो है वो बारिशें बर वक्त होती हैं। अब गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या इकदाम कर रही है? गवर्नमेंट ने इसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है एबटाबाद में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एबटाबाद में है। फिर उसके बाद हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में दी। फिर उसके बाद हम इस पर छोटे छोटे कोर्स करवा रहे हैं, गवर्नमेंट करवा रही है। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल फॉरेस्ट्री करें। अब इसमें इशू क्या है? इशू इसमें जो है एक तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, गवर्नमेंट या आवाम कह लें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त काट रही है लेकिन कम उगा रही है, जिसकी वजह से हमारे इशू क्या बन रहे हैं, हम हेल्थ के इशू बन रहे हैं क्योंकि हमें साफ़ जो है वो खुराक, वो नहीं, हवा नहीं मिल रही है। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग का इशू बन रहा है हमारे मुल्क में, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तीसरे नंबर पे हमारे मुल्क में मिनरल्स आते हैं। मिनरल की डेफिनेशन क्या है? वो तमाम अशिया जो सॉलिड और लिक्विड की सूरत में या शक्ल में हमें ज़मीन से हासिल हो, उसको हम मादनियात कहते हैं। हमारे मुल्क में एक सल्फ़र पाया जाता है। सल्फ़र जो है वो हमारे दवा साजी में, माचिस में, असला साजी में, तेज़ाब में इस्तेमाल होता है। अब ये चागी, चतराल, मर्दान वगैरह के एरिए में पाया जाता है। उसके बाद हमारे मुल्क में प्रीशियस पत्थर पाए जाते हैं जिसमें हीरे, याकूत, मरजान वगैरह, ये भी चतराल, सवाद, गिलगित, मर्दान में पाए जाते हैं। उसके बाद बॉक्साइट जो है वो जहाज़ों की, फाइटर जहाज़ों की बाडियाँ वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम की को भी बनाने में ये इस्तेमाल होता है। इसके पाकिस्तान में 6 मिलियन टन के ज़खायर हैं, ये बलूचिस्तान और सरहद में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास यूरेनियम के ज़खायर हैं, गोल्ड के, चाइना क्ले के। उसके बाद हमारे पास चूने के पत्थर के, लाइमस्टोन के, मार्बल के ज़खायर हैं, क्रोमाइट के ज़खायर हैं जो कि स्टेनलेस स्टील और बलूचिस्तान में ये पाए जाते हैं, स्टेनलेस स्टील के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद पेट्रोलियम के ज़खायर हमारे पास कराची में है, बलूचिस्तान में है, ये डेरा गाजी खान में। बलूचिस्तान में जो हमारे तेल के ज़खायर हैं, सऊदी अरब जितने तेल के ज़खायर, जितना सऊदी अरब में तेल है इतना हमारे अकेले बलूचिस्तान में तेल पड़ा है। उसके बाद कोयला थर में हमारे पास पड़ा, 13 बिलियन से ज़ायद कोयला पड़ा है, ठीक है जी। और कोयला जो है हम सिर्फ अपनी प्रोडक्शन के लिए, कोयले से जो बिजली वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 27% हम कोयले को यूज़ करते हैं अपने मुल्क में। उसके बाद हमारे अल्लाह ताला ने नमकियात दिए हुए हैं हमें,
जो नमकियात के पहाड़ है, फिर हमारा खाम लोहा निकलता है, फिर मैंगनीज़ निकलता है, फिर लेड निकलता है, सीसा। अब इशू क्या है, एक तो जिस वक्त हम अपने मुल्क से रिसोर्सेज निकालते हैं तो हम बाहर की कंपनियों की किकबैक देते हैं और करप्शन करते हैं। दूसरा इशू क्या है जी कि IMF और वर्ल्ड बैंक से हमने कर्ज़ा लिया हुआ है, वो अपनी पॉलिसियाँ हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, ये करना ये नहीं करना, इस कंपनी को ठेका देना, इसको नहीं देना। फिर हमारे पास लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेटेड लोग नहीं हैं, और हमारे पास मशीनरी नहीं है। एजुकेटेड कैसे होंगे जिस मुल्क का बजट ही 2.5% बजट, इस पूरे GDP का 2.5% जो है वो सिर्फ तालीम पर लगता है। और हमारे भूटान जैसे और मालदीव जैसे गरीब मुल्क, जिसका भूटान का 6% और मालदीव का 5% एजुकेशन पर बजट है उनके GDP का। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है? गवर्नमेंट ने एक पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट इदारा बनाया, पाकिस्तान जियोलॉजिकल सर्वे का इदारा बनाया है, पाकिस्तान लाखर कोल डेवलपमेंट बनाया है, पाकिस्तान सांदल मेटल वर्क बनाई, इस पर काम कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन काम कर रही है, फॉरेन कंपनीज काम कर रही हैं। ऑयल रिफाइनरीज जो तेल साफ़ कर रही है, एक नेशनल रिफाइनरी कराची में लगी है, पाकिस्तान रिफाइनरी मुल्तान में लगी है। उसके बाद हमने देखना है कि एनिमल रिसोर्सेज क्या हैं। एनिमल रिसोर्सेज में हमारे पास जो है वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली, ऊँट और घोड़ा वगैरह हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि एक तो हमें ये लेदर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, हम इससे लेदर ले रहे हैं, हम इससे बटन इंडस्ट्री ले रहे हैं, हम इससे जो है वो बायोगैस की शक्ल में जो है वो हम इससे एनर्जी ले रहे हैं, फ्यूल ले रहे हैं इसके वेस्ट से। फिर उसके बाद जो है वो हम इससे खुराक भी ले रहे हैं, अंडा, दूध, गोश्त, मछली। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि 2020 में वो मुल्क खुद कफ़ील कंसीडर होगा जो अंडा, दूध और गोश्त की प्रोडक्शन में खुद कफ़ील होगा। वो मुल्क उतना ही मजबूत समझा जाएगा जो इन चीज़ों में मजबूत होगा। फिर उसके बाद हम जानवरों को ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में जो है वो हम ऊपर चढ़ाई चढ़ने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। फिर ये जो चीज़ें हैं वो हमें फार्मर की हेल्प करती हैं, खाद्य ये जो खाद डालने वगैरह में, या ज़मीन को जो है वो प्लॉइंग करने के लिए, हल चलाने के लिए वगैरह। फिर उसके बाद ये खादें प्रोवाइड करते हैं। ये इनके जो है वो हम वेस्ट को जो है वो इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर गवर्नमेंट इसके लिए क्या इकदाम कर रही है? गवर्नमेंट एक तो ये है कि जानवरों की ज़िबा के लिए मंगल बुध की छुट्टी लगाई हुई है, ठीक है जी। उसके बाद हम डेयरी की इंडस्ट्री को डेवलप कर रही है गवर्नमेंट, पोल्ट्री की इंडस्ट्री को डेवलप कर रही है, फ़िशिंग की इंडस्ट्री को डेवलप कर रही है। उसके बाद अब हम आते हैं रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमारे पास जो है वो एनर्जी के रिसोर्सेज कौन से हैं? हमारे पास हाइडल एनर्जी है, हम बिजली से, पानी से बिजली पैदा करते हैं। थर्मल, हम कोयले तेल से बिजली पैदा करते हैं। सोलर एनर्जी से हम बिजली पैदा करते हैं, बायोगैस से पैदा करते हैं, विंड एनर्जी से पैदा करते हैं। गवर्नमेंट ने जो आपको मुआहिदा किए हुए पाक चाइना से है, सोलर में जो है वो पाक चाइना जो है वो कायदे-ए-आज़म सोलर पार्क ये जो भावलपुर वाली साइड पर लगाया है वो इन्होंने। उसके बाद जो है वो हम बायोगैस से जो है वो लोकल डेवलपमेंट के लिए हम कर रहे हैं। विंड एनर्जी की हम कराची साइड पे काम कर रहे हैं, ये सिंध साइड पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हाइडल पावर, हम पूरे बिजली पाकिस्तान में जितनी प्रोडक्शन होती है बिजली की, हम उससे सिर्फ 6500 वाट हम हाइडल से लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पानी का प्रॉपर यूज़ नहीं है। तो अब हमने देखना है कि पानी क्या है। पानी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप ने फरमाया कि पानी पाक है, इसको कोई दुनिया की शय नापाक नहीं कर सकती सिवाय इसके रंग, जायके और बू को बदल दें। तो अल्लाह ताला ने कुरान फरमाया कि हमने हर जानदार शय को पानी से पैदा किया है। अब पाकिस्तान में पानी के सोर्सेज ऑफ वाटर क्या हैं? एक, अल्लाह ताला ने हमें सारे सोर्सेज दिए हैं। हम ग्लेशियर, सियाचिन वाली साइड से, नॉर्दर्न एरिया से हमारे पास ग्लेशियर भी हैं, वो पिघल के पानी आता है। हमारे पास मानसून में बारिशें होती हैं, हमारे पास ज़ेर ज़मीन पानी है, हमारे पास झीलों की सूरत में पानी है, हमारे पास समुंदर भी है, वहाँ से पानी मिलता है हमें। और उसके अलावा जो है वो एक पानी वो जो हमारे पास इंडिया से आता है दरियाओं की सूरत में। अब हमने इस पानी का यूज़ किधर किधर करना है? हम एक तो अपने इंसानी कंजम्पशन के लिए है, दूसरा माल मवेशी यानी लाइफ स्टॉक को पिलाने के लिए, जानवरों को, फिर हम पावर जनरेशन बिजली की पैदा करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और वाटर स्पोर्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। हमारा पानी वेस्ट कितना होता है? वेस्टेज ऑफ वाटर 35 मिलियन एकड़ पानी हर साल ज़ाया होता है। इसको कवर करने के लिए, जो कि ज़ाया कहाँ पर होता है? नॉर्दर्न एरियाज़ में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, आज़ाद कश्मीर में और बलूचिस्तान में ये ज़ाया होता है। अब इसको मैनेज कैसे करना? हमने मैनेज करने के लिए हमें कालाबाग डैम बनाना चाहिए, 4.5 से 5 मिलियन एकड़ पानी चाहिए। और हमारे पास इसकी पावर जनरेशन कितनी होगी? 4000 मेगावाट, 3600 से 4000 मेगावाट बताते हैं। बादशाह डैम, इसकी भी 4.5 से 5000 मिलियन एकड़ फीट पावर जनरेशन, 4000। हम डिले एक्शन डैम बनाएं बलूचिस्तान साइड पर, फिर हम नई कैनाल बनाएं बलूचिस्तान में, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो चित्राल में छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं,
नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए, जिसकी 600 मेगावाट प्रोडक्शन। उसके बाद जो है वो हम नीलम झेलम को, जिसकी 1100 मेगावाट, उसको करें। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, जो कि अभी इसके ताउन से लग रहा है, वर्ल्ड बैंक के ताउन से लग रहा है, इसकी 2100 मेगावाट है। उसके बाद रन ऑफ रिवर बनाए। रन ऑफ रिवर से मुराद जो है, तो पानी जो आ रहा होता है ना, तो उसी के फ्लो में इतनी ताकत होती है कि उससे हम जो है वो बिजली बनाए, जो कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक कहते हैं पाकिस्तान 5000 मेगावाट बिजली कर सकता है। अब सी वाटर, हमारे पास जो समुद्री पानी है, हम उसको डिसैलिनेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको पीने के काबिल भी बना सकते हैं। उसके बाद हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैनाल बनाएं ताकि हमारी इरिगेशन ज़्यादा हो। हम वाटर को जो है वो वाटर कोर्सेज करवाएं लोगों को। अब इसमें इशू क्या आ रहा है, एक तो इंडिया हमारा पानी बंद किए हुए है, जिसकी वजह से जो है ना वो हमारे एनर्जी इशू है, हमारे साथ एग्रीकल्चर का इशू है, ये हमारे इंडिया की वजह से है। उसके बाद हमारे पास समुंदर है, सी है। अब उस समुंदर से हमने कैसे फ़ायदा उठाना, उस समुंदर के साथ लगती है हमारे पास पोर्टें, एक कराची पोर्ट है, एक पोर्ट कासिम, एक गवादर है। गवादर जो है वो दुनिया की इंटरनेशनल पोर्ट बनने जा रही है और दुनिया की 75% आबादी को जो है वो खुराक मुहैया की जाएगी। चाइना यहाँ से जो है वो दुनिया को खुराक सस्ती मुहैया करेगा। और गवादर के बारे में ये भी कहा गया है कि आलमी जंग जो है वो ये इसकी यूरोप के इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि आलमी जंग जो है वो तीसरी गवादर में लगेगी। तो गवादर नेचुरली डीप सी पोर्ट है और यहाँ पर बड़े से बड़ा जहाज़ जो है वो लंगर अंदाज हो सकता है। ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे। जो मुल्क जो है वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाते हैं, वो अपनी इकॉनमी भी मजबूत करते हैं, मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, वो अपनी मिलिट्री को भी मजबूत करते हैं। जो लोग अपने इससे फ़ायदा, नेचुरल रिसोर्सेज से फ़ायदा नहीं उठाते, जो है वो दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह आगे नहीं जा सकते। मैं एक जापान की सिंपल सी मिसाल देता हूँ। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उनकी तालीम का मयार ऐसा है कि वो दुनिया में सबसे आगे निकल गए हैं। देख, हाँ, हमारे पास अल्लाह ताला ने तालीम का मयार भी दिया है, अगर हम अपने बजट का ज़्यादा GDP इस पर खर्च करें, ठीक है जी, और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, बाहर की कंपनियों का ना दें। बाहर की कंपनियों से जो है वो हम जिस वक्त कर्ज़ा लेते हैं IMF जैसी कंपनियों से, तो फिर वो हमारे पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, आप ये निकाल सकते हैं, ये नहीं निकाल सकते, ये करना, ये नहीं करना, हम ऐसे कर देंगे, आपकी इकॉनमी पर सैंक्शंस लगा देंगे वगैरह वगैरह। तो ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक था, पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक था। बहुत बहुत शुक्रिया इसको देखने का। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।